क्यों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे। इससे बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे कई कार्य हुए हैं, कुछ प्लांट लगे हैं, कुछ योजनाएं आई हैं, कुछ नए नए नियम आए हैं, तो वह किस पंचवर्षीय योजना के तहत आए हैं, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। या यह पंचवर्षीय योजना किसके काल में चली, किसने इसको प्रस्तुत किया, ड्राफ्ट किसने तैयार किया, ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पंचवर्षीय योजना जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में हर चीज़ को जो हमने लिया है लगभग बाहर से लिया है, अन्य देशों से लिया है। जैसे कि अन्य कई देशों के जो संविधान है उनमें से हमें जो भी अच्छा लगा हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट हमने रूस से लिया है। रूस में 1928 के तहत आया था इसमें पंचवर्षीय योजना, उसको हमने अपने संविधान में शामिल किया है। तो यूएसएसआर से अपनाया और स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षात अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बन चुकी हैं। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। भारत ने सोवियत संघ के मॉडल को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 1951 से आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए 5 वर्ष की योजना बनानी शुरू की, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा गया। और 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं अब तक लागू हो चुकी हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 6 वार्षिक योजनाएं लागू हो चुकी हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का जनक भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री थे, 1947 से लेकर 64 तक रहे थे। अब यदि हम पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखेंगे जो प्रश्न बन सकते हैं इनसे, क्योंकि हमारा पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होना है और अच्छा सिलेबस दिया हुआ है और अच्छे स्तर का यदि पेपर आ गया तो हमसे प्रश्न बन जाए। अवधि रही थी 1951 से लेकर 56 तक। इसके जो मॉडल था ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य था, जो पहली परियोजना का लक्ष्य था, कृषि और सिंचाई संसाधनों का विकास करना, ताकि कृषि क्षेत्र का विकास करना। सबसे पहले हमारा इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि भाई भारत कृषि प्रधान देश है और पहला कार्य यदि हम कोई भी करेंगे तो कृषि के क्षेत्र में करेंगे। लक्षित विकास दर थी 2.1% और हमें प्राप्त हुई 3.6%। इस समय भाई कृषि के लिए इसका नेतृत्व किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय नेतृत्व किया गया था। अब कृषि और सिंचाई परियोजना पर काम करने की बात कही गई थी, तो कुछ जैसे हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना और भाखड़ा नागन परियोजना, ये तीनों हमने जो प्रमुख परियोजनाएं हैं नदी घाटी उनमें हमने पढ़ चुके हैं। तो ये इन प्रकार किया गया। फिर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजना शुरू की गई और 1953 में यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ही स्थापना की गई थी। और 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ये पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के बीच में ये कार्य हुए थे। फिर आती है हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना, तब भी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। इसकी अवधि थी 56 से लेकर 61 तक और यह मॉडल था पीसी महालनोबिस का। लक्ष्य था उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण। अब हमने पहले कृषि का विकास कर लिया, तो अब उद्योगों का विकास करना है और तीव्र औद्योगिकरण करना है। इसमें लक्ष्य रखा 4.5 का, लेकिन प्राप्त हुआ 4.2 का। अब भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना में यदि औद्योगिकरण और उद्योगों के विकास पर बात कही गई है तो जाहिर सी बात है कि उद्योग ही लगाए गए होंगे। तो इसमें क्या हुआ, 3 इस्पात संयंत्रों को लगाया गया। एक था राउरकेला उड़ीसा में, जो जर्मनी की सहायता से लगाया गया। दूसरा था भिलाई छत्तीसगढ़ में, ये यूएसएसआर की सहायता से लगाया गया था। एक था दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, तो ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। अब हम इसको ऐसे याद कैसे रख सकते हैं भाई, राउरकेला तो उड़ीसा में, ये शहर याद होंगी, लेकिन किसकी सहायता से लगाया गया। तो देखो केला मतलब एक फल है, तो फल वगैरह जो महंगी आती हैं आम सब्जियों से, इनको खरीदना मुश्किल रहता है। इसके लिए मनी की आवश्यकता, पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसको याद रखते हैं कि राउरकेला यानी फल, इसको खरीदने के लिए मनी की आवश्यकता यानी जर्मनी की सहायता से लगाया गया। फिर उसके बाद आता है दुर्गापुर। अब क्या होता है, ये बंगाल में है, उसको लगाया ब्रिटेन की सहायता से। अब ब्रिटेन में एक नियम है कि वहाँ की रानी कौन बनती है, एक महिला बनती है, और महिला रानी बनती है और महिला को हम एक दुर्गा के रूप में पूछते हैं, देवी के रूप में पूछते हैं। तो इसको इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं और भिलाई का आप याद कर लीजिए। आगे अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई 1958 में। और इसके बाद हाँ एक और चीज़ आई थी भाई, आईआईटी और आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे स्थापित किए गए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। कानपुर, दिल्ली, मद्रास और मुंबई में। और साथ में
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में जो कार्यक्रम किया गया था, पंचायती राज का कार्यक्रम किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा गांधी जी के जन्म दिवस के अंतर्गत। राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत पंचायती राज का कार्यक्रम किया गया था। फिर उसके बाद आती है हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि है 1961 से लेकर 66 तक। मॉडल था सुकुमार चक्रवर्ती और आगत निर्गत मॉडल। लक्षित विकास दर 5.6 लेकिन प्राप्त हुई 2.4, और इस समय भी हमारे प्रधानमंत्री रहे थे नेतृत्वकर्ता में जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर भी कुछ संयंत्र स्थापित किए गए, जैसे बोकारो संयंत्र झारखंड में लगा। यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 64 में हुई। 1964 में ही भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI बैंक की स्थापना की गई। 65 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। फिर 65 में कृषि कीमत आयोग स्थापित किया गया, और 1985 में कृषि कीमत आयोग की कृषि कीमत में आगे यदि हम बात करें, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये सबसे ज़्यादा असफल रही थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है सबसे ज़्यादा असफल, क्योंकि इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.6 का और 2.4 यहाँ पर लक्ष्य प्राप्त हुआ था, यानी आधे से भी कम। तो इसको सबसे ज़्यादा असफल माना जाता है तीसरी को। अब असफलता के कारण भाई उसी समय 62 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और उसी समय 65-66 में भयंकर अकाल पड़ा, तो ये योजना पूर्णतः असफल मानी गई थी भाई। चौथी, अब फिर क्या हुआ, ये असफल हुई तो चौथी योजना को मतलब असफल रही, जिसके कारण क्या हुआ, चौथी योजना प्रारंभ ना करके एक वर्षीय योजना लाई गई कि भाई हम एक वर्षीय योजना लाते हैं। अभी ये हमारी तीसरी योजना असफल है तो हम चौथी नहीं ला रहे हैं। तो उसके बाद योजना अवकाश भी कहा जाता है, कुछ एक वर्षीय योजनाएं लागू की गई। फिर उसके बाद जैसे 66 से 69 तक वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी, लगभग एक वर्षीय वाली। तो इसमें क्या हुआ था कि 66 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ, मुद्रा में गिरावट हुई। फिर हरित क्रांति हुई, जिसके प्रणेता 1966 में हुई थी, 66-67 में, जो कि भारत में इसके प्रणेता माने जाते हैं MS स्वामीनाथन, और गेहूं और चावल की प्रमुख फसलों पर इस पर प्रभाव पड़ा था। आगे इसके बाद फिर चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया 69 से 74 तक। इसका मॉडल था अशोक रुद्र व LS मौने मॉडल था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। लक्ष्य क्या था इसका कि भाई स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर को प्राप्त करना। विकास दर थी 5.5% और प्राप्त हुई थी 3.3% रही थी। इस समय जो नेतृत्वकर्ता थी इंदिरा गांधी थी। इसमें क्या क्या कार्यक्रम हुए या क्या क्या चीज़ें की गई, तो चौथी परियोजना जो है, चौथी वार्षिक योजना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके समय 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा थी। भाई एक और प्रश्न एक पूछा जाता है कि बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। फिर एक प्रश्न आता है कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो यहाँ पर 14 बैंकों का किया गया था। फिर इसके बाद MRTP एक्ट भी आया 69 में, पूंजी के केंद्रीकरण को रोकना था भाई। फिर इसके बाद 1970 के आता है ऑपरेशन फ्लड चलाया जाता है, यानी दुग्ध, ये श्वेत क्रांति भी कहते हैं, इसी के तहत की गई थी, जिसके जनक थे वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा देने की बात कही गई थी। 73-74 में सूखा प्रणाव क्षेत्र कार्यक्रम अपनाया गया, और परिवार नियोजन का कार्यक्रम भी चौथी परियोजना के तहत किया गया था, या चौथी वार्षिक योजना के तहत किया गया था। फिर आई थी पंचवर्षीय योजना पांचवी, जो कि 74 से लेकर 78 तक चली थी। ये इसका जो मॉडल था DP धर के द्वारा बनाया गया था। क्या लक्ष्य था, तो गरीबी उन्मूलन के लिए लक्ष्य रखा गया, और विकास दर 4.4 रखी गई थी, लेकिन 4.8 हमें प्राप्त हुई। इसकी जो नेतृत्वकर्ता थी इंदिरा गांधी, इसकी नेतृत्वकर्ता थी। इसके तहत भाई पांचवी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें बहुत अच्छे कार्य हुए। जैसे एक परमाणु परीक्षण 1974 किया गया। ये सीधा प्रश्न बन सकता है कि भाई 1974 का परमाणु परीक्षण कौन सी परियोजना के तहत किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। फिर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी लाया गया था, जो कि MNP ऐसा ही था, हाँ, MNP प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम लाया गया था। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। फिर 77 से 78 तक गरीबी निवारण के लिए अंत्योदय कार्यक्रम भी चलाया गया, और काम के बदले अनाज भी योजना प्रारंभ की गई थी, और गरीबी हटाओ का नारा भी इस परियोजना के तहत दिया गया था, जो हमारी पांचवी परियोजना थी। भाई 25 जून 1975 को आंतरिक विद्रोह के आधार पर फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगा, और इसी को
इसी योजना के तहत किया गया था आपातकाल की घोषणा भी, और आपात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन को बढ़ाया गया था। भाई क्या होता है कि ये योजना है जो 5वीं, इसमें आपातकाल भी लगा था। इससे यह महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें क्या हो गया कि भाई अपने कार्यकाल से पूर्व समाप्त होने वाली एक योजना थी, मतलब इसके कार्यकाल से पूर्व ही इसको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इसमें आपातकाल लगा दिया गया था। 74 से 78 थी, लेकिन 75 में इसमें आपातकाल लगा दिया गया था। फिर आया था रोलिंग प्लान, ऐसे अनवरत प्लान भी कह लेते हैं, कि जनता पार्टी की सरकार आने से वर्ष 1978, 79 और 79-80 में अनवरत योजना बनाई गई, रोलिंग प्लान बनाए गए। इसके जनक थे गुरनार मित्तल और भारत में लागू करने वाले थे DT लकड़वाला। क्या हुआ कि उस समय फिर सरकार पलटी तो जनता पार्टी की सरकार आई। फिर अनवरत योजना रोलिंग प्लान लाया गया, जो कि रोलिंग प्लान जब तक चला जब तक जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, फिर इनकी भी सरकार गिरी। पुनः फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है, तो फिर से इस रोलिंग प्लान को बंद करके पंचवर्षीय योजना चालू की जाती है। फिर आती है 6वीं पंचवर्षीय योजना, 1980 से लेकर 85 तक चलती है, और इसके लिए आगत निर्भर मॉडल या संरचनात्मक परिवर्तन और समृद्धि उन्मुख मॉडल इसको कहा गया था। इसका लक्ष्य रहा था कि भाई रोजगार सृजन व गरीबी उन्मूलन। 6वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी जो नेतृत्वकर्ता थी इंदिरा गांधी रही थी। इसके समय क्या हुआ, तो फिर भाई देखो, एक बार हमने राष्ट्रीयकरण किया था, फिर इसके बाद यहाँ पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को, जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज़्यादा थी। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, इस प्रकार से क्वेश्चन नाबार्ड को हम कैसे याद रखेंगे कि भाई 6वीं परियोजना में इसकी स्थापना की गई, तो नाबार्ड में 6 अक्षर हैं, NABARD, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना हुई। मानक व्यक्ति वर्ष रोजगार के लिए स्वीकार किया गया और 15 वर्षों को ध्यान में रखकर पर्सपेक्टिव प्लानिंग बनाई गई। जनसंख्या संबंधी संरक्षण और सुधार को प्रथम बार स्वीकार किया गया था इस परियोजना में, 6वीं में। अब 6वीं परियोजना में निम्न कार्यक्रम भी चलाए गए, जिसमें एक होता है IRDP, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एक था DWACRA, ग्रामीण महिला बाल विकास के द्वारा चलाया गया था। फिर एक चलाया गया था ट्राइज में, यानी ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, और एक चलाया गया था NREP, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण नेशनल रूरल जो था ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, NREP, इसको चलाया गया था। फिर एक और चलाया गया था RLEGP, ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम। फिर आती है हमारी 7वीं परियोजना। 7वीं परियोजना 85 से लेकर 90 तक चलती है। उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इसका जो लक्ष्य रहा था कि आधुनिकीकरण के साथ सामाजिक न्याय किया जाए। लक्ष्य था 5%, रही थी 6.1% की उपलब्धि। फिर कार्यक्रम इसमें क्या हुए कि भाई रोजगार में प्रतिवर्ष 4% की दर से विकास, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, रोजी रोटी उत्पादकता का नारा दिया गया, और 86 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। वर्तमान में से संशोधित कर संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया था, जो कि बनाया गया था 1986 में। सन 1986 में स्पीड पोस्ट की भी शुरुआत की गई। फिर 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति विनिमय नियम बोर्ड यानी सेबी की भी स्थापना की गई। ये प्रश्न बना हुआ है कि जो सेबी है इसकी स्थापना कौन सी परियोजना के तहत की गई थी, तो 7वीं परियोजना के तहत। 85-86 को इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई और 87 को ट्राइफेड यानी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित इसकी स्थापना की गई थी। अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार प्रारंभ किया गया और फिर 89 में ही नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। और योजना विहीन कार्य फिर क्या हुआ, 90 से 92 तक मतलब योजना विहीन रहा। देश में आर्थिक अस्थिरता, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया जा सका। इससे 90 से 92 तक के काल को योजना विहीन काल कहा गया, यानी यहाँ पर कोई योजना नहीं थी। 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिसे राव सिंह सुधार भी कहते हैं, और जिसके तहत LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई गई। जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो इसे राव सिंह सुधार भी कहा जाता है। और 1991 में ही भारतीय मुद्रा का फिर तीसरी बार अवमूल्यांकन करना पड़ा था, बहुत अस्थिरताएं थीं। फिर इसके बाद 8वीं परियोजना आती है, इसकी अवधि रहती है 92 से 97 तक। मॉडल था जॉन W मिलर मॉडल। लक्ष्य रहा इसका मानव संसाधनों का विकास करना। इसके प्रधान जो थे PV नरसिम्हा राव। इसके समय क्या थे, PV नरसिम्हा राव इसके प्रधानमंत्री थे इस समय। और 15 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति,
यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई प्रधानमंत्री ये जो नरसिम्हा राव थे 92 से 97, इनका जो नेतृत्व करता थे 8वीं पंचवर्षीय योजना के, ये पीवी नरसिम्हा राव थे। फिर यहाँ से क्या हुआ, इसके कार्यक्रम में देखें तो 15 अगस्त 1995 को पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया। पूर्व रोजगार प्राप्ति हेतु सृजन पर बल दिया गया। 15 से 35 वर्ष तक की आयु में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन किया गया और 93 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया। और इसी जो 8वीं परियोजना के तहत एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि 1 जनवरी 1995 को हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने, संस्थापक सदस्य बने। कृषि में विविधता के साथ आत्मनिर्भरता और निर्यात में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य रहा था। और जो 8वीं परियोजना थी, इसके तहत ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया और स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी। फिर आती है 9वीं परियोजना, जो कि 97 से 2002 तक चली थी। आगत निर्धारित मॉडल के तहत इसमें सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि की इसमें लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य से कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। भाई 97 से 2002 इसके नेतृत्व करता थे अटल बिहारी वाजपेयी। और कार्यक्रम क्या हुए, तो भाई उस समय 92 में कारगिल युद्ध भी देखने को मिला था। 97 से 2002, 1992 में कारगिल युद्ध भी इसी योजना के समय हुआ। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है फैक्ट। फिर 1998 में सफल परमाणु परीक्षण किया गया, शक्ति 98, ये सही है, पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया। और 1999 से 2000 में, या तो यहाँ पर कारगिल का सन गलत लिखा हुआ है, 99 में हुआ था शायद कारगिल युद्ध, अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, तो ये सही है, इसी योजना के तहत किया गया था। और 99 से 2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्रक्रम या विकास कार्यक्रम भी चलाया गया था। 5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। और नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान, अर्थात सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, जो शिक्षा विभाग में हम अभी आदेश देखते हैं, जब आप लोग नियुक्त हो जाओगे तो आदेश देखोगे सर्व शिक्षा अभियान के तहत, तो ये 2000 में चलाया गया था। और दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना भी प्रारंभ की गई थी। फिर आती है 10वीं परियोजना या पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 7 तक चली थी। इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास करना। नेतृत्व भी थे जो उस समय नेतृत्व करता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और फिर उसके बाद मनमोहन जी इसके नेतृत्वकर्ता बने थे। कार्यक्रम क्या चला था कि भाई विगत जो हमने उपलब्धियां प्राप्त की उनको अक्षुण्ण बनाए रखें हम, और 5 करोड़ रोजगार सृजित कर सकें। शिक्षा व मजदूरी में लिंग के आधार पर जो अंतर है उसको 50% तक कम किया जा सके। और प्राथमिक शिक्षा का सन 2007 तक सार्वजनिकरण करना कि भाई प्राथमिक शिक्षा सभी को मिल सके। जीडीपी अनुपात को बढ़ाकर 10.3% करना। और शिशु मृत्यु दर 2007 तक 45 प्रति हजार जीवित जन्म दर और माह मृत्यु दर सन 2012 तक 100 प्रति लाख जीवित जन्म दर। फरवरी 2006 में नरेगा योजना भी लागू की गई थी इसके तहत। फिर आती है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तीव्र समावेशी विकास, तीव्र समावेशी निवेश। विकास दर थी योजना में 9% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया, फिर जिसे इसमें बाद में घटा भी दिया गया, 8.1 कर दिया गया था, और प्राप्त हुई थी 7.9%। इसके नेतृत्वकर्ता थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और कार्यक्रम निर्धनता अनुपात वर्ष 2012 15% के स्तर पर लाना। शैक्षिक बेरोजगारी में 5% की कमी लाना, ये इसके लक्ष्य रखे गए। साक्षरता दर को 75% से ऊपर करना। जनसंख्या वृद्धि दर को 16.2 के स्तर पर लाना। मृत्यु दर का भी लक्ष्य रखा गया और शिशु मृत्यु दर का भी लक्ष्य रखा गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व को बढ़ाना। और 1 अक्टूबर 2009 को साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया। 2 फरवरी 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। ये भी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई नरेगा का नाम मनरेगा कब करा गया, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत करा गया था। फिर आती है हमारी 12वीं परियोजना, जो पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक चलती है। इसका था तीव्र, सतत और ज़्यादा समावेशी विकास, इसका लक्ष्य था। और इस योजना में लक्ष्य दर में 2 बार कमी की गई थी। नेतृत्वकर्ता थे मनमोहन सिंह, 2014 तक इसके नेतृत्वकर्ता थे। फिर इसका उद्देश्य रहा कि तीव्र, सतत और समावेशी विकास। सतत विकास से तात्पर्य जल, जंगल, जमीन का न्यायपूर्ण कार्य करना। गरीबियों को 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया था, भाई गरीबी को कम करने के लिए। और भी इसके उद्देश्य रखे गए थे। कुछ इसके तहत योजनाएं भी चालू की गई थीं। और इसमें यदि हम बात करें याद रखने वाले फैक्ट, फिर हाँ 2014 के बाद क्या हुआ
कि भाई 2015 में गवर्नमेंट चेंज होती है और 2015 में योजना आयोग जो इसको रन करता है, ये पंचवर्षीय योजना बनाता है, वो योजना आयोग बनाता है और उसी के अनुसार चलती हैं। तो इसको ख़त्म कर दिया गया और इसको नाम दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग बनाया गया, तो एक नए सिरे से आयोग को बनाया गया था और योजना आयोग को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया, जिसको हमने रूस से लिया था। फिर उसके बाद कुछ योजनाएं चली थी 2014 के बाद महत्वपूर्ण, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में चली, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, डिजिटल इंडिया 2015। ऐसी कुछ योजनाएं चली जो काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं थीं, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं। फिर उसके बाद भी और भी योजनाएं, जैसे भारत के सभी गांवों में 12 महीने सड़कें तथा बिजली जोड़ने का लक्ष्य रखा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पहले राजीव गांधी के नाम पर थी, इसका नाम बदला गया। वित्तीय समावेशन के तहत योजना के अंतर्गत 2017 भारत के 90% परिवारों को बैंक से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। फिर सकल सिंचित क्षेत्र को 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर लक्ष्य रखा गया और दुनिया के सबसे बचत दर को जीडीपी का 33% लाने का प्रयास किया गया और 12वीं योजना में सर्वाधिक प्रावधान सामाजिक सेवाओं पर रखा गया था। गरीबी अनुपात को कम करना, इस प्रकार से नए रोजगार उपलब्ध कराना, ऐसी प्रकार की चीज़ें और सब्सिडी योजना बाकी भी लाई गई थी। ये समावेशी योजना ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप देखें, इनसे प्रश्न बन सकता है। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथ में साथ शेयर करें। धन्यवाद।